हेलो दोस्तों, आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस कहानी में डुबकी लगाते हैं और आपने शायद अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि हम किस जानवर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ थंबनेल पर आपने तो अब तक देख ही लिया होगा कि हम किस जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस कहानी में डुबकी लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कई वर्षों तक जहरीले हाबू सांप के काटने से जापान के कुछ क्षेत्रों में बड़ी समस्या थी। इस सांप का लोगों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उदाहरण के लिए 1980 में आंकड़े बताते हैं कि लगभग 400 लोग इसके काटने से पीड़ित हुए थे और उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई। जापान में और भी जहरीले सांप हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान बड़े सांपों से होता है, जैसे कि हाबू और उनके रिश्तेदार सांप। ये सभी सांप झनकार वाले सांप और पफ एडर्स के रिश्तेदार हैं और आप कोरल स्नेक और कोबरा को उनके चचेरे भाई भी कह सकते हैं, ताकि आप समझ सकें कि जापानी लोग किस तरह के खतरों का सामना कर रहे थे। दोस्तों, काटे गए लोग गंभीर खतरे में होते थे क्योंकि लंबे समय तक इनके लिए कोई एंटीवेनम नहीं था और जब वह बना तो भी सांप के काटने के बाद दवा तक पहुंचने की ज़रूरत होती थी। एंटीवेनम तरल रूप में बनाया गया ताकि इसलिए इसे ग्रामीण इलाकों में संग्रहित नहीं किया जा सकता था, लेकिन बिजली या उचित भंडारण की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यही ग्रामीण क्षेत्र होते थे जहां आमतौर पर सांप के काटने की घटनाएं होती थीं। उन क्षेत्रों में बिजली की लाइनें बिछाने में काफ़ी समय और पैसा लगता था और नया एंटीवेनम बनाना एक बड़ी समस्या थी। तो इसलिए चलिए जानते हैं कि जापान ने इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या किया और कौन से जानवर का इस्तेमाल किया। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। जापान ने एक ऐसा समाधान निकाला जो काफी चतुर लग रहा था। एक ऐसा जानवर लाना जो सांपों को खाता हो और उनके जहर से सुरक्षित हो। लेकिन फिर हमेशा की तरह चीजें योजना के अनुसार नहीं चलीं। तो 1979 में लगभग 30 छोटे रेडी नेवलों को अमामी ओशिमा द्वीप पर लाया गया ताकि स्थानीय खतरों से निपटा जा सके। वहां कुछ और खतरे भी थे। सांपों के अलावा नेवलों को चूहों से भी निपटना था। नेवले का प्राकृतिक आवास एशियाई देश जैसे कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान है। जापान का वन्य जीवन ऐसे मेहमानों के लिए तैयार नहीं था। 1993 तक नेवला की आबादी का प्रभाव स्पष्ट हो गया और पर्यावरण मंत्रालय ने चेतावनी जारी की। आप समझ सकते हैं कि अधिकारी क्यों चिंतित थे, क्योंकि 2000 तक नेवलों की संख्या 10,000 के शिखर पर पहुंच गई थी। क्या सांपों की संख्या घटी? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन इसके लिए नेवले जिम्मेदार नहीं थे। यह पाया गया कि नेवले अपने विषैले शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। हालांकि नेवले को सबसे उपयुक्त समाधान माना गया था, परंतु उनके बारे में एक बड़ी समस्या थी। नेवले दिन में सक्रिय होते हैं जबकि हाबू रात में, इसलिए इन दोनों की कभी मुलाकात ही नहीं होती थी। यहां तक कि अगर यह समस्या न होती तो भी नेवले के लिए सांप पकड़ना मुश्किल होता। क्यों वे मुश्किल शिकार के पीछे जाए जब उनके पास आसान शिकार जैसे चूहे और खरगोश होते हैं? इस तरह नेवले अपने असली काम में पूरी तरह बेकार साबित हुए। 2000 में जापानी सरकार ने उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया। तब से लगभग 32,000 नेवलों को पकड़ा गया है। लेकिन जापानी लोगों ने इस आक्रामक प्रजाति से कैसे निपटा? ये वास्तव में सफलता की एक कठिन यात्रा थी। शुरुआत में लोगों ने सड़कों के किनारे जाल लगाए, लेकिन इस उपाय से ज्यादा परिणाम नहीं मिले। जाल मुश्किल से जानवरों को आकर्षित कर पाए और यह स्पष्ट हो गया कि नेवलों से निपटने के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। आखिरकार उन्होंने जालों, जहरीले चारे और आकर्षक पदार्थों का उपयोग शुरू किया जो जानवरों को अपनी गंध से आकर्षित करते थे। उन्होंने विभिन्न निगरानी तकनीकों का भी उपयोग किया, यहां तक कि खोजी कुत्तों को भी लाया गया। ये सब सफल साबित हुआ। इस ग्राफ में रेखा नेवला जनसंख्या को दर्शाती है और बार जालों की संख्या को दिखाते हैं। लेकिन अब ये पुराने जाल नहीं हैं। ये जाल विशेष रूप से नेवलों के आकार और आकार के अनुसार डिजाइन किए गए थे ताकि अन्य जानवर इनमें न फंस सकें। और हाँ, निश्चित रूप से नागरिकों को भी इसमें शामिल किया गया था।
2005 से स्थानीय लोगों और अन्य लोगों के नेवला शिकारी दल जंगलों और पहाड़ियों में घूमते हुए नेवलों को पकड़ने का काम कर रहे थे। इस जनसंख्या को समाप्त करने के लिए बहुत सारा पैसा, मेहनत और समय खर्च किया गया। कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ क्यों किया गया? क्या वे नेवलों को यूं ही नहीं छोड़ सकते थे? हाँ, नेवले मूल रूप से द्वीप पर नहीं रहते थे, लेकिन क्या वास्तव में उन्हें हटाने में इतना प्रयास करना आवश्यक था? हाँ, क्योंकि उम्मीद के विपरीत सांपों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के बजाय नेवले द्वीप की स्थानिक प्रजातियों का शिकार करने लगे, जिसमें अमामी खरगोश और अन्य स्थानीय जानवर शामिल थे। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अमामी ओशिमा एक उपोष्णकटिबंधीय द्वीप है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इसलिए यह कई दुर्लभ और संवेदनशील प्रजातियों का घर है। अप्रैल 2018 में आखिरी बार नेवला पकड़े गए और तब से 6 सालों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ऐसा लगता है कि अब पकड़ने के लिए कोई नेवला नहीं बचा है, और इससे विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि अब अमामी ओशिमा द्वीप पर कोई नेवला नहीं बचा है।